नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए जो आपका विज्ञान विषय है उसका कंप्लीट कोर्स हम आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 1। यदि पहला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 2। सभी विषय की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूं। ये देखिए, यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन बना हुआ है जिसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर करके यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी प्रकार नीचे थोड़ा और जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, और नीचे जाएंगे तो यहाँ फोर्थ सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो थर्ड सेमेस्टर में आप देखेंगे तो फास्ट रिवीजन प्लेलिस्ट, थर्ड सेमेस्टर महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, वन लाइनर, पहला पेपर, थर्ड सेमेस्टर की कंप्लीट मैथ, इसी प्रकार और प्लेलिस्ट देखेंगे तो थर्ड सेमेस्टर के 2016 के क्वेश्चन पेपर, सोशल साइंस, संस्कृत क्वेश्चन पेपर आपके, इस प्रकार से आपकी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं फिर से आपके लिए यहाँ पर एक रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आप कह सकते हैं आपका 2020 के पर्पज से जो है वो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पिछले वाले पार्ट में जहाँ पर सारी चीज़ें छोड़ी थी उसी के आगे। तो आपका सबसे पहले हेडिंग होगी जो आधुनिक जीव हैं, आधुनिक जीव संरचनात्मक जो जटिलता है उसके क्या स्तर जो है वो होते हैं। तो इसके आपके टोटल 3 स्तर देखने को मिलते हैं। पहला होता है उपकोशीय या उपकोशिकीय स्तर। दूसरा आपका होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक स्तर। और तीसरा आपका होता है यूकैरियोटिक स्तर। अब देखिए एक एक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उपकोशिकीय स्तर को। तो जीवित कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर गुणन करके संख्या में वृद्धि करने की क्षमता होती है, तो वो आपका उपकोशिकीय जो स्तर है इसमें आता है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कि वायरस। वायरस क्या होता है, किसी को होता है धीरे धीरे उसकी तबीयत और खराब होती जाती है। वायरस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, यानी कि अंदर गुणन करके संख्या में वृद्धि करने की क्षमता वायरस में होती है, तो वो आपका उपकोशिकीय स्तर में आता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, तो हम यहीं पर इसी पेज पर ही समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो इसमें आपका बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल हो गया या साइनोबैक्टीरिया हो गया, इस स्तर के जीव जो है इसमें आते हैं। ये आपने इसमें देखा। पर अगर बात करें यूकैरियोटिक में तो इसमें आप कहेंगे अधिकांश एक कोशिक या कह सकते हैं तथा सभी जो है आपके बहुकोशिक जो जीव हैं वो आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं से जो है वो बने होते हैं। तो ये आपका पहला अंतर हो जाएगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, केवल 2 ही अंतर बताऊंगा। एक ये हो गया। एक अंतर और आप ध्यान रखिए कि प्रोकैरियोटिक की जब बात की जाए तो इसमें इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका कला, जीव द्रव्य और आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए होता है। 3 चीजें मैंने बोली, इसको मैं सारी चीजें रख करके इस तरफ प्रोकैरियोटिक लिख देता हूँ, इधर यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक की मैंने बात की, इनकी कोशिकाओं में कोशिका कला, ये एक ही लाइन में बोल रहा हूं पर आप इसको 3 लाइन बना सकते हैं। एक में कोशिका कला के संदर्भ में लिख सकते हैं, एक में जीव द्रव्य के संबंध में लिख सकते हैं, एक में आनुवांशिक पदार्थ या कह सकते हैं डीएनए के संबंध में लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक में ये सारी चीजें होती हैं। और क्या नहीं होता है तो आप कहेंगे केंद्रक और कोशिकांग। 2 चीजें, क्या, केंद्रक और कोशिकांग, ये नहीं होते हैं। अब इसमें नहीं होते हैं यानी कि यूकैरियोटिक में होते हैं, तो आप कहेंगे स्पष्ट केंद्रक और सभी जो है आपके कोशिकांग यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंस पूछा जाता है, आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका सूक्ष्म जैविकी के पिता
यही मैंने शायद पिछले वाले पार्ट में प्रश्न भी पूछा था कि सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो सूक्ष्म जैविकी का पिता या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ल्यूवन हॉक को कहा जाता है। इस टाइप के प्रश्न आपके बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आपसे पूछा जाएगा कि वायरस की खोज जो है वो किसने की थी? तो आप क्या कहेंगे? वायरस की खोज इवानोवस्की ने जो है वो की थी। इवानोवस्की ने जो है वो की थी। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एंथ्रेक्स और क्षय रोग जो है उसके जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे रॉबर्ट कोच ने जो है वो की थी। किसकी किसकी? एंथ्रेक्स पूछा जाए या क्षय रोग? एंथ्रेक्स व क्षय रोग के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने जो है वो की थी। नेक्स्ट की बात करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है पोलियो वायरस की खोज किसने की थी? पोलियो वायरस की खोज तो आप क्या कहेंगे? लैंड स्टीनर ने जो है वो की थी। और आप सभी जानते हैं रक्त के जो मुख्य समूह हैं उनकी पहचान भी कार्ल लैंड स्टीनर इन्होंने जो है वो की थी। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पोलियो वायरस की बात की जा रही है, पोलियो वायरस की खोज, तो वैक्सीन की खोज की बात नहीं की जा रही है। और लैंड स्टीनर के संबंध में वो भी तो आपको पता ही है, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ब्लड ग्रुप हैं उनके समूहों की पहचान के लिए कार्ल लैंड स्टीनर जो है इनको जाना जाता है। फिर बात करते हैं जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसकी खोज किसने की थी? तो ट्वार्ट और डी हैरल इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज की थी। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बीसीजी जो है इसका जो वैक्सीन है उसकी खोज किसने की थी? तो आप क्या कहेंगे? इसकी खोज कैलमेटी ने जो है वो की थी। ये कुछ इस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो बीसीजी लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है आपका वायरस। वायरस की बात करते हैं। सबसे पहले वायरस जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से वायरस आएंगे? तो आप पहले कहेंगे जंतु वायरस, फिर आप कहेंगे पादप वायरस, फिर आप कहेंगे जीवाणु वायरस। तो इस प्रकार से आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जिसमें आपका जो जंतु वायरस है इसमें दो टाइप अलग से निकल के आते हैं। एक होगा आपका आरएनए और दूसरा आपका होगा डीएनए। इन्हें हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? तो आप कहेंगे जीनोम के आधार पर आरएनए और डीएनए में ये जो परिभाषित है वो किया गया है, या डिवाइड जो है वो किया गया है। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है इस टाइप से चार्ट आप बना दीजिएगा, आपके लिए काफी होगा। मैं स्पीड में चल रहा हूँ पूरी तरीके से क्योंकि कम समय में अधिक चीजें कवर करानी है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है, फिर से सारी चीजें कराई जा रही हैं आप ही के लिए यहाँ सारी, तो वीडियो पर एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या होता है इसको जो है वो समझिए। वायरस जो होता है वो संक्रमण के प्रति रोग निरोधक या कह सकते हैं रोग निवारक औषधियों के रूप में यूज किया जाता है, उसी को हम इंटरफेरॉन कहते हैं। वायरस संक्रमण के प्रति यदि पूछा जाए, वैसे अगर पूछा जाता है तो डायरेक्ट इंटरफेरॉन क्या है यही पूछा जाएगा, तो आप एक लाइन में याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक रोग से संबंधित पूछा जाता है प्रश्न, जो है आपका सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर ये क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिट्रस कैंकर जो है ये एक पौधों के रोग में आता है। पौधों का रोग होता है और रोग पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है जेंथोमोनास सिट्राई। जेंथोमोनास
सिट्राई, ये जो है आपका रोग पैदा करने वाला बैक्टीरिया जो है वो होता है। सिट्रस कैंकर क्या है? तो पौधों का रोग है। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि पौधों के रोग संबंधित कोई दो रोग बताइए, कोई एक रोग बताइए, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एक जीवाणु जो कोशिका होती है उसके डीएनए का भाग दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणु जो भक्षी है उसके द्वारा पहुंचाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं अध्ययन। उदाहरण ना कह करके आप अध्ययन कह सकते हैं ये किसने किया था, तो अध्ययन जो है वो जिंडर तथा लैंडरबर्ग जो है उन्होंने जो है वो किया था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा कि एक जीवाणु कोशिका के डीएनए का भाग दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणु भक्षी द्वारा पहुंचाया जाता है, ये अध्ययन इन्होंने किया था। नेक्स्ट आपका आ सकता है जीवाणु जो है इसकी खोज के संबंध में। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जो है वो की थी। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये जो जीवाणु है इसको जीवाणु नाम किसने दिया? तो आप क्या कहेंगे? एरनबर्ग ने ये जीवाणु नाम जो है वो दिया। एरनबर्ग ने ये जीवाणु नाम जो है वो दिया। दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek इन्होंने जीवाणु की खोज की और एरनबर्ग जो है इन्होंने जीवाणु नाम दिया। जीवाणु से ही एक प्रश्न आपका ये भी पूछा जाता है कि जीवाणु से प्राप्त होने वाले दो प्रतिजैविक के नाम बताइए। तो दो प्रतिजैविक में एक नाम आपका हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। और दूसरा आपका इसमें नाम हो जाएगा टेरामाइसिन। तो ये दो जो है वो आपके नाम हो जाएंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले दो प्रतिजैविक। नेक्स्ट बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये जल्दी से बताइए। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या नहीं, हिस्टोलिटिका नहीं, जिंजीवेलिस। हिस्टोलिटिका तो आपका अलग है, जिंजीवेलिस अलग है। जिंजी आधी ना भी तो लगेगी, आधी ना फिर जा फिर वालिस। ये किस रोग का आप कहेंगे या इसके कारण कौन सा रोग होता है वो आप कह सकते हैं। तो एंट अमीबा जिंजीवालिस से आपका पायरिया जो है वो हो जाता है, जिसमें आप कहेंगे मसूड़ों से खून वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और इसी से ही मिलता जुलता नाम होता है एंट अमीबा जिंजीवालिस की जगह लिखा रहता है हिस्टोलिटिका। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हिस्टोलिटिका अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? पेचिस रोग जो है वो होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है जो पेय पदार्थ होते हैं इनका संरक्षण जो है वो किसके माध्यम से या किससे जो है वो किया जाता है? पेय पदार्थों का संरक्षण। तो एक नाम याद रखिएगा, वो नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। क्या नाम है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इनके माध्यम से पेय पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। ये वन लाइन में आपसे पूछा जा सकता है, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है भोज्य पदार्थ जो है उनके परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। परिरक्षण मतलब क्या होता है? कैसे हम उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, कोई भी भोज्य पदार्थ है। तो सबसे पहला पॉइंट होएगा रसायनों के द्वारा। मैं केवल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बाकी अंदर का आप समझते चलिए कि जैसे कि साइट्रिक अम्ल हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया। अचार बनाते हैं, सोडियम बेंजोएट उसमें पड़ता है। तो क्या करता है? वो लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखने का कार्य करता है। जो भी खाद्य पदार्थ बना रहे हैं उसका तो रसायनों के द्वारा आप परिरक्षण कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो आप कहेंगे डिब्बा बंदी, जिसे हम कैनिंग कहते हैं। हो सकता है इंग्लिश में कभी कैनिंग आपसे पूछ लिया जाए तो पता आपको होना चाहिए कि इसी को डिब्बा बंदी जो है वो कहते हैं। डिब्बा बंदी क्या है?
बहुत से भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे कि मटर, अनानास आदि जो प्राकृतिक रूप से इस विधि से शुद्ध वायु जिसमें एकदम ना जा पाए, वायु रुद्ध डिब्बों में बंद करके संरक्षित किए जाते हैं, तो वो आपके आते हैं डिब्बाबंदी यानी कि कैनिंग में। तीसरा आप कह सकते हैं अचार तैयार करना। इसमें क्या है, जैसे सिरका का तेल हो गया, नमक का प्रयोग है, इससे भी भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। चौथा आप कह सकते हैं सुखाना। सुखा कर भी तो आप लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं, जैसे कि साधारण और सर्वाधिक उपयोग में आप कहेंगे तो यही विधि आपको देखने को भी मिलती है। सूर्य की उष्मा से सब्जियां सुखा ली जाती हैं, फल सुखा लिए जाते हैं, वो सभी आपका इसी में आ जाएगा। इसी प्रकार पांचवा आप लिख सकते हैं अंतराल से उबालना और ठंडा करना। तो हमारे और क्या कह सकते हैं, आपके घरों में दूध देखते हैं आप उबाला जाता है, इसका कारण क्या होता है, बार बार दूध उबालने से वो फटता नहीं है, सुरक्षित रहता है, तो ये भी परिरक्षण की सबसे अच्छी विधि के अंतर्गत आती है। और जो बाजार में आप देखते हैं कि लंबे समय तक के लिए पैकेट के दूध जो है वो संरक्षित किए भंडारित किए जाते हैं, उसे हम पाश्चुरीकरण के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार आपका ठंडा करना भी आप एक पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में आप सारी चीज़ें रखते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, तो ये भी आपका एक पॉइंट हो जाएगा। तो ये सभी आप लिख सकते हैं भोज्य पदार्थों के परिरक्षण से संबंधित। और फल जो परिरक्षण होता है उसके वर्गीकरण के अंतर्गत दो इसमें डिवीजन भी किया गया है। एक होता है आपका अस्थायी परिरक्षण और एक होता है स्थायी परिरक्षण। अस्थायी में आपका यही सब होते हैं, जीवाणु रहित होना या नमी से दूर रखना, या कह सकते हैं वायु से दूर रखना, या कह सकते हैं स्थायी परिरक्षण में अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ऊष्मा द्वारा परिरक्षण या चीनी द्वारा परिरक्षण या रसायनों द्वारा परिरक्षण। तो ये सभी आपके किसमें आएंगे, स्थायी परिरक्षण में। ये डिवीजन दो किया गया, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया फलों का परिरक्षण का डिवीजन किया गया है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन जो है उनके संबंध में। हाइड्रोकार्बन जो है इसके अंतर्गत आपके जो आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दोनों को समझिए सीरियल से। सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें जो कार्बन कार्बन है इसके मध्य एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पर देखिए एक लाइन खींची मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप मेथेन जो है वो कह सकते हैं। मेथेन का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे CH4 होता है। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन से 4 आपके इस प्रकार से जुड़ेंगे, तो ये H चारों कोने पर आ जाएंगे, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से आपका इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये किसमें है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इसी प्रकार एथेन भी इसी में आता है C2H6। तो ये हो गया संतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें आप कहेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन जो परमाणु है इसके मध्य द्विबंध या त्रिबंध, त्रिबंध आप नहीं कहेंगे, केवल द्विबंध डबल बॉन्ड जो है इस प्रकार से देखने को मिले तो वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि आपका एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन का आपका सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे C2H4 होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन इस प्रकार से होंगे, यहाँ पर इसके 4 कोनों पर होंगे, इसके इन 3 कोनों पर होंगे, और बीच में जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसलिए डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, इसका एक हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा। अब इसमें जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 है, तो यहाँ पर तो आपका 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से 6 हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके टोटल 5 है, मैंने तो 4 की बात की थी, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए 5 इसके लिए 5, तो आपके गलत हो जाएगा। इसको रब करते हैं, आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा कि कार्बन और एक और कार्बन और इनके बीच डबल बॉन्ड, ऊपर आपका एक आएगा तो इसके लिए 1 2 यहाँ पर है, 3 और 4 नीचे, इसी प्रकार ऊपर नीचे। इसको तिरछा करके भी बना सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। अब इस वाले कार्बन के लिए देखिए 4 पूरा हो रहा है, 1 2 3 4। इसी प्रकार इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इतना आपको डिटेल में समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि इसमें एग्जाम्पल एथिलीन आता है और डेफिनेशन पता होना चाहिए, इतनी चीज काफी है। रब करते हैं। दर्पण से संबंधित आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें अलग अलग सूत्र हैं, जिसमें एक सूत्र आपका है वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जिसको आप कह सकते हैं गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की जो दूरी है उसमें संबंध क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v जो है आपका होता है।
बाकी इसमें और भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे कि आपका वक्रता केंद्र है, जिसको हम कहते हैं गोले के केंद्र को, जिसके कि दर्पण का एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार वक्रता त्रिज्या होता है, ध्रुव होता है, मुख्य अक्ष होता है। तो वो सारी चीजें चित्र से समझी जाती हैं, जिसको मैंने सेपरेट वीडियो में बात की थी। तो अलग से वाले वीडियो में से जो है आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो अपने आप में पूरा चैप्टर है। यहाँ पर हम बात करें फास्ट रिविजन की, तो क्विक रिविजन के तौर पर मैं छोटे छोटे फॉर्म में सारी चीजें आपको जो है वो बता रहा हूँ। अब बात करते हैं किसकी, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध या कह सकते हैं सूत्र की। तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। ये भी सूत्र याद रखिएगा, कोई भी मान देकर आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे आपसे लिख दिया जाएगा कि एक सरित्र जो है उसका आवर्तकाल 1/256 है और आपको आवृत्ति उसकी बतानी है, तो आप यहाँ आवर्तकाल की जगह क्या मान रखेंगे, 1, और बटे में ऑलरेडी 1/256। अब ये मल्टीप्लाइड इस 1 से ये होगा, 256 ऊपर मल्टीप्लाइड होगा, तो आपका क्या आएगा, केवल 256 आएगा। जिसे आप कह सकते हैं कंपन प्रति सेकेंड। इकाई भी तो लिखना आवश्यक है, ये भी तो ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर लिख के चले आए। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक आपका आवर्त गति और दोलन गति। आवर्त गति और दोलन गति, इनको समझिए। तो आवर्त गति क्या होती है, एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। और जो दोलन गति होती है, इसकी बात करें तो किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन गति कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर डेफिनेशन आए तो पता होना चाहिए आपको। और एग्जाम्पल आप देखते हैं दोलन का, तो घड़ी में देखते हैं अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर जो घड़ी होती है वो ऐसे 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 उसका जो घंटा होता है वो होता रहता है। तो ये हो गया इसके दोनों के बारे में। आवर्त गति है, इसी से मिलता जुलता एक और होता है, वो होता है आपका आवर्त काल। ये क्या होता है, आवर्त काल आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, आवर्त काल और आवृत्ति। इसमें संबंध तो मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन भी समझ लीजिए। आवर्तकाल की बात करें तो एक दोलन पूरा करने में जो लगा समय होता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगा समय। आवृत्ति क्या होता है, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। और इसका मात्रक भी पूछा जाता है, तो SI मात्रक इसका हर्ट्ज जो है वो होता है। आवृत्ति ध्यान रखिएगा, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति जो है वो कहते हैं। तब करते हैं एक प्रश्न आपसे यूरिया के संबंध में भी पूछा जा सकता है, और वो क्या है कि प्रयोगशाला में बनाने वाला जो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे यूरिया है। और यूरिया बनाने का रासायनिक समीकरण भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप लिख सकते हैं NH4CNO से आपका NH2CONH2 आपका इस प्रकार से यूरिया बनती है। या यूरिया अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर बनता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। यूरिया अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर जो है वो बनता है। अब बात करते हैं कुछ पेड़ पौधों से संबंधित अलग अलग पॉइंट। पहला पॉइंट है आपका परजीवी पौधे क्या होते हैं, परजीवी पौधे। दूसरा पॉइंट है आपका सहजीविता क्या होता है। तीसरा पॉइंट है आपका कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। परजीवी पौधों की अगर बात करें तो आप कहेंगे वे पौधे जो जीवित पौधे जो होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, वो आपके परजीवी पौधे कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका अमर बेल उदाहरण आप याद रख सकते हैं, और चंदन का इस वृक्ष इसी में आएगा, रेफ्लेशिया भी इसी में आता है। तो कम से कम 2 उदाहरण तो आपको याद ही होने चाहिए। सहजीविता की बात करें क्या होता है, तो जब 2 जीवधारी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों को लाभ होता है, उस संबंध को हम सहजीविता कहते हैं। यूपी टेट में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, और जो ऐसे जीव होते हैं उनको सहजीवी कहते हैं। और एग्जाम्पल हो जाएगा आपका शैवाल तथा कवक। ये दोनों एक दूसरे को जो है वो हेल्प पहुंचाते हैं। फिर बात करते हैं कीट भक्षी पौधों की।
कीड़भक्षी पौधे क्या होते हैं? कीड़भक्षी पौधों से या वे पौधे होते हैं जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है ना आपको, कीट भक्षी यानी कि कीटों का भक्षण करते हैं। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? तो आपका ड्रोसेरा हो जाएगा, या आपका नेपेंथिस हो जाएगा। नेपेंथिस तो आपका सीटेट में बहुत पूछा जाता है, या यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा। इस टाइप से इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। आज के इस पार्ट में हम इतनी चीजें रखते हैं, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछते हैं, और नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम बाकी सारी चीजें कवर कर देंगे। देखिए, हम जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट डिवीजन के अंदर कोशिश कर रहे हैं वो सारे आपका पूरा कोर्स में जो भी चीजें हैं सब जो है वो कवर हो जाए। और बाकी तो मैंने वन लाइनर भी करा रखे हैं, साइंस के एमसीक्यू भी करा रखे हैं, फर्स्ट डिवीजन तक करा रखा है, उन सभी को आप अलग से देख सकते हैं। और प्रश्न आपका इस वीडियो का है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित आपका प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? पहला ऑप्शन है आपका इथाइल आइसोसाइनेट, बी ऑप्शन है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, सी ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ABCD टाइप करके भी बता सकते हैं, या डायरेक्ट गैस का नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। लाइव टाइमिंग आपकी है सुबह के 11 बजे। वीडियो आप लाइव आकर भी देख सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिए सभी साथियों के साथ, ताकि सभी लोगों के अच्छे से अच्छे अंक आ सकें और किसी की भी बैक वगैरह बिल्कुल भी ना आए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।